प्रिय मित्रों, काफ़ी दिनों से बहुत से लोग आप में से मेरे को बार बार सुशांत सिंह पे कमेंट करने के लिए कहते रहे, और मैं इसलिए क्योंकि मैंने कभी किसी ऐसे केस पे कभी कमेंट नहीं किए जो मैंने देखा नहीं हो, मेरी नज़रों में नहीं हो, जिसके पेपर्स या पुलिस या सीबीआई या क्राइम ब्रांच या कोर्ट ने मुझे उसके बारे में कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड न की हो। लेकिन कुछ श्रोताओं ने इतना प्रेशर दिया है कि नहीं, मुझे कुछ बोलना ही चाहिए, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ये सब है, तो कुछ ना कुछ कमेंट तो मैं इस पर करूं। न्यूज़पेपर्स पे, नेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन सुशांत सिंह राजपूत के लिए अवेलेबल है, तो फिर आप उनको पढ़ के अपना कुछ क्यों ओपिनियन नहीं दे सकते? तो यह जो मैं विवेचना कर रहा हूँ, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। मैं सिंपल एक विवेचना कर रहा हूँ, फैक्ट्स और फाइंडिंग्स जो अवेलेबल हैं न्यूज़पेपर और नेट पे, सिर्फ उसके आधार पर। मेरा और कोई आधार नहीं है। मैं कोई किसी तरह के इस केस में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूँ या इसमें कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। मैं मात्र उन चीज़ों की विवेचना कर रहा हूँ जो न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में ऑलरेडी लोगों की नॉलेज में हैं। उस सब से ये पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उभरते हुए एक्टर थे। ये पटना बिहार के रहने वाले थे। 34 साल इनकी उम्र थी और जाति से राजपूत थे, जो उनके नाम से ही विदित है, सुशांत सिंह राजपूत। और उनके जो इस उम्र तक आते आते जब आप काफ़ी सक्सेसफुल फिल्में दे देते हैं, और फिल्मों में कुछ सक्सेसफुल होती हैं, कुछ सक्सेसफुल उतनी नहीं होती, कुछ बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होती, तो वो एक कैरियर की बात है। उस कैरियर से हमें कोई लेना देना इस स्थिति पे नहीं है। मेरे जो विवेचना में चीज़ आई है, नंबर 1, उनको डिप्रेशन था और वो डिप्रेशन का इलाज भी ले रहे थे और साथ में स्वयं भी उस डिप्रेशन को फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनकी बहन द्वारा प्रोवाइड की गई दवाइयों से, जैसा कि न्यूज़ में है, लगता है कि वह अपने डिप्रेशन का अवेयर था और वह दवाइयाँ लेकर के उससे फाइट करने की भी कोशिश कर रहा था। और उसी में लगता है कि उस फाइट में या तो सुसाइडल इम्पल्स के कारण या फिर क्रोनिक डिप्रेशन के कारण या सुसाइडल टेंडेंसीज जो अक्सर डिप्रेशन के पेशेंट्स में चलती रहती हैं और अंततोगत्वा किसी दिन वो इतना ओवर पावर कर लेती हैं कि एक सुसाइडल इम्पल्स इंड्यूस कर देती हैं। एक सुसाइडल इम्पल्स अपने आप में अलग हमने आपको बताई थी, और ये भी एक सुसाइडल इम्पल्स का रूप धारण करके और व्यक्ति को सुसाइड करवा देती है। जो स्टोरी पुलिस ने सामने पेश की है कि डिप्रेशन के मरीज, उसके लिए लीगली एंड इलीगली मेडिसिन प्रोक्योर करना, क्योंकि ड्रग ऑफ एडिक्शन में
जो लोग खाते हैं, उनका एक कारण ये भी होता है कि वो एक्चुअली अपने अंदर के डिप्रेशन से फाइट करना चाह रहे हैं। तो ये जो ड्रग एनफोर्समेंट वाले लोग हैं, या कोर्ट है, या कचहरी है, या लॉयर्स भी, वो इस बात को समझें, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये इंटरनल क्रेविंग कई बार उनकी मानसिक स्थिति का कारण हो सकती है। उनमें जो क्रॉनिक डिप्रेशन चल रहा है, क्योंकि अक्सर डिप्रेशन की जिसको होता है वो 2 फेजेस में चलता है। एक फेज आता है जब बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, वो बहुत उसमें कॉन्फिडेंस होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, और ये महीनों तक चलता है, सालों तक चलता है, और उसके बाद में फिर डिप्रेसिव फेज आता है। पर्टिकुलरली खास करके मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस जो होती है उसमें देखने को मिलता है। और ये बीमारी ये नहीं है कि कुछ हफ्तों की है, कुछ दिनों की है, कुछ महीनों की है, ये एक लाइफ लॉन्ग या काफ़ी सालों तक चलने वाली बीमारी रहती है। तो इसलिए जुडिशियल ऑफिसर्स को भी, प्रोसिक्यूशन को भी, डिफेंस को भी, ये साइकोलॉजी खास करके जो लोग ड्रग के लीगलिटी और इलीगलिटी से डील करते हैं, उनको ये बड़ी समझने की बात है कि कई बार हम उस केस को उछाल करके उस व्यक्ति का और बहुत सारे उन जैसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जाहिर समाज को एक सहायता देने के हम एक बड़ी विषम परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं, जो अक्सर होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर अक्सर वो होती है जो व्यक्तिगत रूप से तो कुछ लोगों का नुकसान करती ही करती है, उसके साथ समाज में भी जो बाकी लोग हैं, क्योंकि वो अकेले लोग नहीं हैं, यह एक बीमारी है। बात समझने की है कि ये सिकनेस है, ये दिमाग की एक बीमारी है। उसी तरह एक बीमारी है जैसे आपको जुकाम होता है, या निमोनिया होता है, या आपका पेट खराब होता है, या आपको हार्ट अटैक होता है, वैसी ही ये एक मानसिक बीमारी है। सारी मानसिक बीमारियां वैसी ही हैं, बस अंतर इतना ही है कि वो दिमाग को अफेक्ट करती हैं, बाकी के हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी को अफेक्ट करती हैं। तो समाज को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ऐसे लोगों को डील करते वक्त बहुत सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। इसको बहुत ही ममता में देखने की आवश्यकता है। जब तक कि बहुत बड़ा क्राइम नहीं हो गया है, तब भी इसको बात को ध्यान रखना चाहिए। अब इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा पुलिस का अपना निर्णय है, लेकिन एक बड़ी कहावत है कि जस्टिस इज नॉट टू बी डन, इट इज टू बी शोन टू द पीपल दैट जस्टिस हैज बीन डन। इसमें भी कुछ लोगों ने ओपिनियन दिए हैं, पर बड़े वेग ओपिनियन है। एक सतही तरह पे आपने कह दिया, कोई भी निर्णय ले लिया, तो उस निर्णय पे लोग विश्वास नहीं कर पाते, चाहे वो सही भी हो। इन निर्णयों पे पहुंचने का, खास करके आप जब सेकंड ओपिनियन का मामला आता है, या दूसरे किसी एक्सपर्ट्स का, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स का मामला आता है, तब तो सबसे बड़ी बात तो एक एक्सपर्ट चुनने की होती है। और दूसरी बात, उन एक्सपर्टों की टीम द्वारा, एक नहीं एक टीम बनाई जाती है एक्सपर्ट्स की, कि किसी अकेले एक्सपर्ट का एक काम नहीं है इस चीज़ को देख करके कि सीन पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत है। CFSL का रोल भी है उसमें, मेडिकल डॉक्टर का भी रोल है, बाकी सब का भी रोल है, साइकोलॉजिस्ट का अपना रोल है, साइकेट्रिस्ट का अपना रोल है उसमें। तो वो सब से जब तक आप करके, और निश्चित रूप से एक कारण जो उसका उस पर स्थापित नहीं कर लेते, ये नंबर 1, कि आपने लॉजिक के हिसाब से जो चाहिए, तो उसमें आपको साइकेट्रिस्ट भी चाहिएगा, साइकोलॉजिस्ट भी चाहिएगा। उन डायग्नोसिस जो भी आपके पास एविडेंस बेस्ड है, उस पर बेस्ड उसको डिसाइड करना है कि इसको डिप्रेशन था, कितना था। अगर किसी डॉक्टर से उसने इलाज लिया है, तो उसके ट्रीटमेंट स्लिप और ट्रीटमेंट और उसकी सिचुएशन का
अगर बीच में, जैसा मैंने पढ़ा उसकी सिस्टर, तो सिस्टर्स का भी इंटरव्यू लेना बनता है कि भाई आप किस ढंग के सिम्टम्स थे। शी मे बी द बेस्ट पर्सन नोइंग हर पर्सनैलिटी। बजाय शक के कि आपने उसको एनडीपीएस एक्ट में पकड़ लिया किसी को, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, किसी को डाल लिया नहीं। उसमें जांच का विषय ये है, ये जानना कि जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है वो क्या परिस्थितियां थी, कैसे उसको मिल रहा, क्या मानसिक परिस्थिति थी उसकी, चाहे वो उसकी फैंसी हो, चाहे उसकी सिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। तो बजाय इसके कि हम उनको कटघरे में खड़ा करें, उससे पहले उनसे बातचीत करके सारे मामले का एक तहकीकात की जाती है, जिसके बारे में, मृतक के बारे में ये जाना जा सके कि उसकी मानसिक परिस्थिति किस स्तर पे थी मृत्यु से पहले। नंबर 2, जो भूले नहीं आप, ऐसे ही कह देना कि सुसाइड है, ये नहीं, बस मैं ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूँ, वो नहीं चलेगा। इसमें एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जरूरी है, जिसका मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ कि मैंने बहुत सारे केसेस में ये किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम मीन्स या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी मीन्स आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में मृत्यु के समय और मृत्यु से पहले, मृत्यु के समय मीन्स उसके आसपास के पीरियड पे जितने भी लोग उसके संपर्क में हैं, आप उनसे एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हो रिटन परफॉर्मा में जो बनाया जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा, और उससे फिर एक इंटरप्रिटेशन, आपका जॉइंट इंटरप्रिटेशन उस पर आता है, और बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन आता है। मैंने जितने भी केसों में इसका प्रयास किया, मैं हाईली सक्सेसफुल था। नंबर 2 ये नंबर 3 हो गई रादर, ये पहला ये व्यक्ति की हिस्ट्री हो गई। नंबर 2, जितने भी लोग उसके संपर्क में आए हैं या उसको दवाई प्रोवाइड करते थे, उनको आप एज ए विक्टिम मत देखिए, सॉरी, उनको आज एक क्रिमिनल मत देखिए। आप रियल में समझें कि वो उसके फियांसी हैं या उसके रिलेशन में हैं या सिस्टर हैं, और इनसे इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनको लेना चाहिए। क्योंकि जब आप उनको एज ए एक्यूज लेते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर वो सच्ची बात नहीं बता पाते, कुछ नहीं बता सकते। क्यों? कि अब उनको अपने आप के बारे में डर है कि मैं नहीं फंस जाऊं, ये इनकी तो डेथ हो गई, सो गई, मुझे भी बीच में फालतू फंसा लेंगे। तो सब फिर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और कॉम्प्लिकेशन और मीडिया में एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन शुरू होते हैं। यही मैं देखता हूँ जो इंडिया में हो रहा होता है। फिर बीच में कुछ डॉक्टर कूद जाते हैं, कुछ और लोग कूद जाते हैं, और अपना नाम अखबार में देखने के लिए वो लूल जुलूल अपने शुरू कर देते हैं देना ओपिनियंस। तो वो नहीं। तो थर्ड हमने कहा कि एक साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम उसका बहुत ज़रूरी होता है। अब नंबर आते हैं नंबर चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है उसका रिव्यू प्रॉपरली एक पर्टिकुलर बोर्ड से, जो एक समझदार कोई व्यक्ति हो, किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में कोई बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नॉलेज हो गई। खास करके जो आज की हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है, बोथ द इंटीग्रिटी ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन मीटिंग्स, as well as the other political factors which works in that. It is not necessary कि एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड आदमी ही ऊपर जाएगा, रादर चांसेस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस कई जगह पे, सब जगह नहीं कह रहा, कई जगह पे ऐसे होते हैं कि जो निखत लोग हैं बट पॉलिटिकली और दूसरे चीज़ों से, प्रेस मीडिया के लोगों से साथ और दूसरों की मदद लेकर के, और वो सबको पीछे छोड़ जाते हैं। और कुछ अच्छे लोगों की आजकल थोड़ी कमी भी है, ये भी एक प्रश्न है। हमारी जनरेशन एक दूसरे तरह की जनरेशन थी, आज की जनरेशन एक दूसरे तरह की जनरेशन है, उसमें सिलेक्शन मेथड के भी अलग हैं। 50% लोग किसी प्रोसेस से सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी के 50%, 50 क्या, बाकी के 25% किसी और प्रोसेस से सिलेक्ट होके आते हैं। तो कई फैक्टर काम करते हैं। तो आप नेसेसरली ये नहीं मान सकते कि एक आदमी जो ऊपर बैठ गया वो
निश्चित रूप से एक अन बिल्कुल इंटेलिजेंट होगा, मतलब यानी कि उस पोजीशन के बिल्कुल वो है। रादर 75% क्योंकि सिलेक्शन किसी और क्राइटेरिया से हो रहे हैं, तो 75 चांसेस है कि वहाँ पे ठीक से नहीं व्यक्ति पहुँचा होगा, 25% चांसेस है कि बाई लक उनमें से कोई एक ठीक पहुँच गया। ये फैक्ट है लाइफ का हमारा। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ मैं, कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है बुरा कहने का। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे 75% का सिलेक्शन रफली मिला करके वो एक दूसरे नियमों के आधार पे होता है, तो नेचुरली फिर सही तरीके से जो लोग आए हैं वो 25% भी सही तरीके से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तब आने वालों का नंबर बहुत ज़्यादा है, उसमें लेने वालों का नंबर कम है, तो वो लोग भी अपना उसी तरह से दल बल के साथ में प्रयोग करेंगे, सारी अपनी चीज़ों का उस पोजीशन पाने पे। हमारे एक टीचर बड़ी कहावत कहा करते थे, एग्जामिनेशन इज द एग्जामिनेशन वेयर देयर इज एग्जामिनेशन, वो ये कहते थे, एंड कंपटीशन इट्स एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन ऑफ योर ऑल रिसोर्सेस। तो बोले चूकना मत। तो मैं उसी तरह से ये कह रहा हूँ कि आज की परिस्थिति कुछ वो नहीं है, तो इसलिए आप ये कह दो कि फला आदमी जो वहाँ बैठा उसने कह दिया सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद में इसका इंटरप्रिटेशन, फिर आता है सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, और उन सब साक्ष्यों का सबका एग्जामिनेशन सेंट्रल फोरेंसिक्स लाइफ लैब में या स्टेट लेबोरेटरी में होता है। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस इशू को डिसाइड करने में। जैसे मैं बता रहा हूँ, लिगेचर वही है कि नहीं वही है, तो इसका आंसर जो है वो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाला दे सकेगा। बड़ा सिंपल मेथड है कि जहाँ लिगेचर मार्क है उस पर एक एडिजिव प्लास्टर लगा के और उसको वापस खींच लो। अगर उस लिगेचर मार्क के फाइबर है, नायलॉन का तो बात अलग है, अगर वो फाइबरस है तो उसके कुछ ना कुछ फाइबर नजर आएंगे, वो मैचिंग करके आप कह देंगे ये लिगेचर मार्क है। और अगर सिंथेटिक है तो उसका पैटर्न थोड़ा बहुत आएगा, तो उसके फोटोग्राफी वगैरह लेके इनलार्ज करके आप उनके पैटर्न्स को मिला के कह सकते हैं। तो ये भी एस्टेब्लिश करना जरूरी होता है वहाँ पे कि जो भी लिगेचर मटेरियल, दूसरी चीज़ें हैं। इसी में छठा पॉइंट आता है कि रिक्रिएशन। कल ही मेरे को कोई न्यूज़पेपर वाले पूछ रहे थे, मैं खाली बैठा था, थोड़ी मैंने बात भी कर ली उससे। वो पूछ रहा था रिक्रिएशन के लिए, मैंने देखो रिक्रिएशन बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी केस को। मैं तो इस पे विश्वास करता हूँ कि एक्सीडेंट के केस में भी रिक्रिएशन जरूरी है। रिक्रिएशन होता है, उसकी एक टेक्निक है, एक मेथोडोलॉजी है, उसके एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब वो इतनी छोटी सी बात में तो वो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। मैंने तो अपने पूरा इसका पूरा किताब निकाला है कि भाई कैसे रिकंस्ट्रक्शन, हाउ डज इट हेल्प, इट हेल्प्स अस ए लॉट। लोग बयान देने वाले या पंचनामा बनाने वाले कल्पनाएं करके अपना दे सकते हैं। हर आदमी अपने किसी भी चीज़ को देखता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी कल्पना होती है साथ में। इसलिए फैक्चुअली स्पीकिंग ट्रूथ सत्य जो है उसको सामने लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, आपका व्यू गलत हो सकता है, आपके देखने की जो नज़र है वो गलत हो सकती है। तो उन इंटरप्रिटेशंस को वापस रिकंस्ट्रक्ट करके देखना कि यस इस तरह से ये हुए हैं, ये संभव थे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरी असिस्टेंट तो अनुपमा और संजीव जो हैं वो कितने ही बार लटके होंगे मेरे साथ जब भी मैं सीन क्राइम पे गया हूँ। उसमें यही नहीं, आपको पूरा सीन का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, कई बार उसी में सारी चीज निकल आती है। जैसे ही मतलब 7 फुट की 8 फुट की छत पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जब डेथ हुई है उसकी 4 फुट ही हाइट है, लिगेचर अवेलेबल सिर्फ 1.5 फुट ही है, तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं स्ट्रेट में कह दूंगा कि 4 रेक 5 फुट 2 फुट का गैप है। वो 2 फुट का गैप कैसे फिर फुलफिल हुआ? या तो उसका बचा हुआ टुकड़ा कहीं से लाओ,
नहीं तो कैसे पॉसिबल हुआ? होना चाहिए उसका कारण वहाँ पे। कोई स्टूल है, कोई टेबल है, कुछ भी है, अगर अवेलेबल नहीं है तो किसी ने हटा दिए। तो कहने का तात्पर्य ये सारा रिकंस्ट्रक्शन, इसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जहाँ पे अब सारी संभावनाएं जैसे हुई होती हैं उनको वापस उसी सिचुएशन में लाके देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो वो अगर मैच करती है 100%, तो कहते हैं हाँ ठीक है भाई, जो हिस्ट्री दे रहे हैं आप, ये बता रहे हैं। क्योंकि एक आधा कोई विटनेस होगा, ये तो है नहीं कि 100 विटनेस होंगे तो फिर तो 100 बताने की बात होगी, उसको मुश्किल हो जाएगा। पर जो भी रिलायबल विटनेस होते हैं, जो कहते हैं, वो उस चीज़ को उसी मायने में रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। फिर अगर लिगेचर वगैरह पे है तो डीएनए भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका मटेरियल वगैरह थोड़ा बहुत है उसके ऊपर लेवल, तो कंफर्म करने के लिए। क्योंकि मैं देख रहा था कोई उनके लिगेचर मार्क कोई चैलेंज कर रहा था, तो आप उसे, क्योंकि थोड़ा वो टिश्यू तो लगेगा ही ना उसके ऊपर, तो दोनों का डीएनए करके कंफर्म कर सकते हैं कि यस दिस इज द लिगेचर मार्क जो यूज़ किया था और नेक के टिश्यू से, या उस टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके आप इवन टिश्यू को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस बहुत लंबी होती है। इट मे टेक 1 month, 2 month और 3 months और मोर देन दैट। आपको एक एक चीज़ को एग्जामिन करके उनको एक एक कंजक्चर को जोड़ना पड़ता है और सिद्ध करना पड़ता है। ये एक पहेली की तरह है, मैं आपको एक कहता हूँ, जैसे आप पहेली लेते टुकड़े टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ करके आप रिकंस्ट्रक्ट करते हो। तो हर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक उसी तरह की पहेली के लिए है, जहाँ टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े हैं, अब सबको इकट्ठा करके ला के उस पजल को हमने सुलझाना है कि सब इस तरह से। तो उसके लिए सुलझाने से, इकट्ठा करने से, वो काम करने से होगा, कल्पना या परिकल्पना से नहीं कि मेरा ऐसा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यही है, हम खाली एक ओरल एविडेंस पे विश्वास करके सारा कर लेते हैं काम। यार ओरल एविडेंस सबसे ज़्यादा। और मेरी एक किताब जो मैंने एडिट किया, क्लिप उसको लिखा ही है दोबारा से मैंने, लेयंस बुक ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल जर्नल्स फॉर इंडिया, उसने ये लिखा है अपनी किताब में उस जमाने 1800 कुछ में, ये पंचनामे पर बड़ा अच्छा लिखा है उसने। कमेंट दिए हैं कि इंडिया में क्या डिफिकल्टीज हैं क्राइम डिटेक्शन के, वो अगली मैं जो सेशन लूँगा उसी पे लूँगा, कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है क्राइम डिटेक्शन में, क्यों नहीं क्राइम डिटेक्शन हो सकता, क्यों हर चीज़ की एक स्टोरी बन जाती है, मीडिया बढ़ जाता है, सब लोग बढ़ जाते हैं, कोई कहता है सुसाइड है, कोई कहता है होमिसाइड है। क्यों? कि हम कोई प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेशन का फॉलो नहीं करते। तो हमने कहा कि एक बार आपने रिकंस्ट्रक्शन भी करके देख लिया उसका, सारी पजल्स को जोड़ के भी आपने देख लिया, लिगेचर मटेरियल हर चीज़ को आपने सीएफएस वो भी कर लिया। उसके बाद इसके बाद इस सारी कड़ी को जोड़ना होता है। आपने पजल भी सुलझा दी तो अलग से पजल है एक, लेकिन अब इसमें कई पजलें हैं जो उनको आपको जोड़ के कड़ी में लाना है, और उनको कोर्ट में प्रस्तुत करते वक्त आप बिना किसी डाउट के कोर्ट को कन्विंस कर सकें, डिफेंस काउंसिल को कन्विंस कर सकें कि जो मैं कह रहा हूं वो सच्चे है, उससे साथ में ये साक्ष्य है, ये थ्योरी है, ये सब कुछ है, तब जाकर के आपका काम बनता है। तो यहाँ पे न तो मैं कोई साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम पा रहा हूँ या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कह रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, न ही कोई दूसरा जो डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट जो उनके काज है के कारण। देखिए कोई भी चीज़ जब बनते, चेन पूरी जब लास्ट में का चेन बननी चाहिए आपकी, चेन किस चीज़ के, पहले कारण क्या था, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि यस उसको डिप्रेशन था, उसके लिए ये दवाइयाँ लेता था, कभी कभी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अपने दिमाग से ही वो दूसरी दवाइयाँ भी खा लेते हैं, किसी ने बता दिया, बोले तो फला दवाई खाओ बड़ा अच्छा लगता है, वो बेचारा ले लेगा, किसी सिस्टर को ही कहेगा और किसको कहेगा, या अपनी कोई फ्रेंड है उसी को कहेगा कि भाई लो ये ला दो मेरे को कहीं से दवाई, खाया, उसको आनंद आया तो दोबारा फिर मांग ली उसने, लेकिन उसमें हिस्ट्री प्रॉपर रिक्रिएट कर हुए इसका क्या व्यवहार रहा, ये करना चाहिए था।
वो दोनों ऐसे विटनेस थे जिनके आप उसके व्यवहार का ड्रग लेने के बाद में या उसके और नज़दीक लोग थे वो बता सकते कि उसको कैसा महसूस हो रहा था। वो अपने आप ही एक साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को या फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को लीड करके ले जाता है कि उसको डिप्रेशन है कि नहीं है। तो ऐसे चेन बनाने की जरूरत होती है हर चीज़ को एस्टेब्लिश करके। तो यहाँ तो ना आपने डिप्रेशन एस्टेब्लिश किया, ना हैंगिंग को आपने एस्टेब्लिश, खाली एक आदमी ने कह दिया हैंगिंग है तो हैंगिंग हो गई। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, माइंड इट, आई एम नॉट एलिगेशन, मैं बात कर रहा हूँ एक जैसे ढंग से जो न्यूज़पेपर में है। आपने हर चेन को तो उस रिकंस्ट्रक्शन में फिर किस चीज़ से हैंगी, किस कारण से हुई, किस रूम में हुई, कैसे हुई, क्या उसका रिलेशनशिप था हर पार्ट का, वो जरूरी है। कागजों में हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन उसको एक सजा करके एक परंपरागत एक ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूस करना जिससे लगे कि हाँ इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जजमेंट खाली होना नहीं चाहिए, ये लोगों को दिखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन खाली होना नहीं चाहिए आज के टाइम में, ये लोगों को दिखना भी चाहिए कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है। न्यूज़पेपर के आधार पे ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई प्रयास नहीं लग किया गया, रादर खुद ही इन्वेस्टिगेटर और सभी लोग कंफ्यूज से लग रहे हैं, किसी निर्णय पे जैसे लगता है कि जैसे कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और एक किसी डॉक्टर पे छोड़ दिया गया कि तुम कह दो, और उसने कह दिया तो हमने छाप दिया कि भाई ये मर्डर है, मैंने कह दिया, तो वो कह तो एक आदमी तो कुछ भी नहीं कह सकता। 1200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक मैं व्यक्ति किसी बार थोड़ी कह, जब तक कि मैं वहाँ जाके मशक्क़त नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा, हर चीज़ से इन्वॉल्व होके उसको समझने का प्रयास नहीं करूँगा, और जो मैंने सब बताया ये सब करके और उन सबको कोरिलेट करके नहीं कहूँगा, वहाँ बीच में जहाँ भी मुझे शक होगा तो मैं उस चीज़ को एक्सक्लूड करना, दिस अगेन लास्ट पॉइंट, एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। और मर्डर एक्सक्लूड खाली कह देने मात्र से नहीं होता, नहीं मर्डर तो क्यों नहीं मर्डर भाई, होमिसाइडल हैंगिंग नहीं है तो क्यों नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हैंगिंग है, ये कहना जरूरी है, ये सिद्ध करना जरूरी है कि मर्डर नहीं है, हैंगिंग होमिसाइडल नहीं है। अगर होमिसाइडल होती तो ये होता। वो क्या होता, क्या फाइंडिंग है होमिसाइडल की, वो पहले रूल आउट करने का एक मेथडोलॉजी है, उसके लिए एक तारतम्य तरीका, एक सीक्वेंस है। तो वो सब अपनाने की आवश्यकता होती है, वो प्रोटोकॉल्स बना के चलने की ज़रूरत होती है, जिसका हमारे यहाँ से पे सब अभाव है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी विवेचना इतनी मात्र है, ज़्यादा मैं इस पर कोई विवेचना या कमेंट नहीं करना चाहूँगा, कि हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, हमारे एक्सपर्ट्स को भी समझाने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल तो कोई समझना चाहता है नहीं, सब हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझता है। वो मेरे तो स्टूडेंट में देखता था एमडी करने के बाद वो कहते हैं कि तुम कौन, हम ही सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। आई हैव येट टू सी एक्सेप्ट 1 or 2 persons जिन्होंने ये माना कि सर हाँ आपको पता है हम आपकी गाइडेंस में काम करेंगे। दो नाम मैं अक्सर लेता हूँ, और कोई मिला ही नहीं तो क्या करूँ मैं तो दसियों के नाम लेना चाहता हूँ। मैं तो सोचता हूँ मेरे 60-70 जितने भी हुए होंगे स्टूडेंट्स, सबके नाम लूँ और सबको कहूँ कि देखो यार इन्होंने कईयों ने क्या बहुत लॉरेल इकट्ठे किए हैं, ऐसी बात नहीं, अपनी अपनी अलग जगह पे चले गए, लेकिन जो साथ रहे, क्योंकि आपकी यात्रा के साथी तो वही होते हैं ना, तो आप याद तो उनको ही करते हो। तो 2 साथियों को छोड़ के कोई इस तरह का नहीं मिला कि जिसको मैं याद करता रहूँ या उसके कंट्रीब्यूशन ही बताता रहूँ। तो ये भी एक समस्या है, और ये समस्या मेरे साथ भी नहीं है, वो समस्या पुलिस में है, वो सीबीआई में है, वो सब हम सारे एक ही समाज के तो अंग हैं।
तो जैसा मैं वैसे दुनिया, जैसा मेरा परिवार वैसे दुनिया का परिवार, जैसे मेरे स्टूडेंट्स वैसे दुनिया के स्टूडेंट, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, यह इन्वेस्टिगेशन और अच्छी तरह से लोगों को कन्विंस करता हुआ कि ऐसे मर्डर था, अब ये ऐसी न्यूज़ न सुनने को पड़े कि भाई सीबीआई दोबारा से खोल रही है, या चिंतन कर रही है, या मनन कर रही है, या विचार कर रही है, इस तरह की बातें न आए। वो तभी हो सकता है कि जब आपने लोगों को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दिया पूरे अपने प्रोसीजर एडॉप्ट करके। धन्यवाद।